दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इसमें देखने वाले आप लोग का क्लास 10th का टर्म 2 का जो हिंदी का मॉडल पर जारी है उसमें सेट 5 सभी क्वेश्चंस का डिटेल में आंसर आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे, आप लोग समझ जाइएगा और एग्जाम में बिल्कुल लिख कर आइए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आंसर रटना नहीं होता है, समझना होता है। चलिए सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसका आंसर क्या होगा और बता दें। सारे मॉडल पर का सोल्यूशन हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा कि क्लास 10th मॉडल पर 2022 करके वहां जरूर जाकर देख लीजिए। हर एक मॉडल पेपर आप लोगों को कहीं घूमना नहीं पड़ेगा, यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है कोई वीडियो भी का नोटिफिकेशन भी नहीं पहुंचे, तो इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। एग्जाम तक तो दोस्तों काफी ज्यादा हेल्प किया जाएगा उसके बाद भी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम में आप लोग मुझसे अभी तक नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक दिया हुआ है, जल्दी से आप लोग जुड़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हिंदी ए लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है पैसेज टाइप का, इसको लोग पढ़ लीजिएगा, हिंदी में आप लोग समझ ही जाइएगा। चलिए मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं सीधे सवालों की तरफ चलता हूँ। सबसे पहला सवाल आप देख सकते हैं, संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में किसके बारे में कहानियाँ लिखी है। तो देखिए संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में किसके बारे में कहानियाँ लिखी है। संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियाँ लिखी है। मतलब कोई भी हो, किसी भी भाषा के आदमी हो, कोई भी भाषा के व्यक्ति हो, उस चंद्रमा के बारे में कहानियाँ लिखी है। और क्या क्या लिखी है चलिए हम आगे दिखाएंगे। ये देखिए क्या दोस्तों कि चंद्रमा को किन उपनामों से संबोधित किया गया। देखिए हर एक यहाँ पर हर एक वर्ग चंद्रमा को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, चंद्रमा को किसी ने रजनीपति तो किसी ने रात्रि की देवी, किसी ने दूत, किसी ने बूढ़ा तथा किसी ने खिलौना से संबोधित किया। आप लोग देखते हैं ना कि बचपन में चंदा मामा लगते हैं, जवानी में सनम हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार का बात है यहाँ पर, मतलब हर एक वर्ग के लिए चंद्रमा यहाँ पर अलग अलग चीज़ यहाँ पर दिखाई देते हैं, अलग अलग चीज़ नाम रखते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या है, बालक को शांत करने का क्या उपाय था। तो दोस्तों बालक को शांत करने का उपाय आप लोग पैसेज पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। चंद्रा की छवि को पानी में दिखा देना बालक को शांत करने का उपाय था। मतलब एक क्या बोलते हैं कि एक थाली में पानी रखकर वहाँ पर चंद्रमा को दिखा देना, तब बालक शांत हो जाता था। उसके आगे देखिए निर्देशानुसार उत्तर दीजिए है। खंड ख व्याकरण में आ जाते हैं हम लोग। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो देखिए इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर हम लिख दिए हैं बहुत ही अच्छे से। तो जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करती है उसे बहुब्रीहि समय नहीं यार समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे जिसकी चार भुजाएं हो उसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज, ठीक है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे जिसकी चार भुजाएं, मतलब जिसमें आप बोलते हैं जिसकी चार भुजाएं हो, इसका कोई यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मोल नहीं है, ठीक है। इसका कोई प्रधान नहीं है, इसमें प्रधान कौन है, जो मेन बन गया चतुर्भुज, ठीक है। अथवा में और एक सवाल इसमें कि दशानन सामसिक पद का विग्रह करें और समास का नाम बताएं। तो दशानन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 हैं आनंद जिसके, और ये भी दोस्तों बहुब्रीहि समास में ही आते हैं क्योंकि आप लोग देख रहे हैं 10 हैं आनंद जिसके, ये शब्द प्रधान नहीं है, हाँ ये शब्द प्रधान है दशानन, ठीक है। तो 10 हैं आनंद जिसके दशानन अर्थात रावण, जो कि एक बहुब्रीहि समास में आता है। अगला सवाल है दोस्तों हम लोग का, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दे। श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। इस वाक्य में आपको बाहर किस शब्द का किस प्रकार का शब्द है ये बताना है। ये जो बाहर आपको दिख रहा है यहाँ पर वही पूछा है कि बाहर जो है किस प्रकार का शब्द है। तो दोस्तों आप लोग जानेंगे बाहर जो है अविकारी शब्द है, मतलब ये किसी भी लिंग पुरुष काल में बदलता नहीं है। मतलब श्याम जरा बाहर उठकर देखो, तुम बाहर उठकर देखो, मतलब बाहर कभी बदलेगा नहीं, बाहर बाहरों नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, बाहर बाहर ही रहेगा। लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होने वाले शब्द क्या कहते हैं। अभी मैंने कहा कि जो शब्द लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। देख लो यहाँ पर, ठीक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में अविकारी शब्द का चयन करें। अविकारी शब्द मतलब क्या होता है, जो कभी भी बदलता नहीं है। वाक्य कैसा भी हो, कोई भी हो, सिंगल हो, प्लुरल हो, कुछ भी हो भैया, वो अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहेगा, बिल्कुल, ठीक है, ढीठ जैसा, मतलब वो बदलेगा नहीं। भैया और है तो और ही रखें, औरों को कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। मुझे रेडियो और, तो और को और ही नहीं लिख सकते, ठीक है, और ही रहेगा। और मतलब यहाँ पर दो शब्द को जोड़ने की बात हो रहा है, ठीक। मैं कल रांची जाऊंगा, तो यहाँ पर कल तो कल ही होगा, कल को आप बदल नहीं पाओगे। यहाँ पर दोस्तों खंड ख है, देख लीजिए खंड ख में आप लोग का व्याकरण है, ये तो आप लोग का हो गया ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब, गौ नंबर, गौ खंड, ठीक है, पाठ्यपुस्तक से ये, और इसमें सवाल दिया है पाठ्यपुस्तक से। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना आप लोग को। पहला सवाल है, देखिए सवाल काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो आपको इसको अपना भाव स्पष्ट करना है। काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें, क्या अर्थ इसका है ये गाना है। तो क्या देखिए, यश है न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है,
हर चंद्रिका में छिपी एक रात तृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना, छाया मत छूना यहाँ पर, ठीक है, मन होगा दुख दुना। तो क्या है देखिए दोस्तों उसका उत्तर, कवि कहता है कि मेरे मन, हे मेरे मन, वो अपने मन को कहता है कि हे मेरे मन, जीवन में आने वाले दुख के समय छाया रूपी सुख को मत छूना, क्योंकि उससे दुख कम नहीं होता बल्कि वह दोगुना बढ़ जाता है। मतलब क्या बोल रहा है कि हे मेरे मन, जब मेरे जीवन में दुख आएगा तब मेरे जीवन के सुखों को तुम याद मत करना, उससे मेरा दुख और डबल हो जाएगा। आप लोग भी देखे होंगे कि जब दुख होता है तब आप सुखों को याद करते हैं तो दुख और डबल हो जाता है, ठीक है। मेरे जीवन में न तो शान शौकत है और न ही धन दौलत, मेरे पास न तो मान सम्मान है और न ही किसी प्रकार की पूंजी, श्रेष्ठता और प्रभुता की प्राप्ति की इच्छा तो केवल धोखे के पीछे भागना है, ठीक। क्या बोल रहा है कि मेरे पास ये सब नहीं है, धन दौलत नहीं है, शान शौकत नहीं है, मान सम्मान नहीं है, श्रेष्ठता और प्रभुता की प्राप्ति की इच्छा, श्रेष्ठता और प्रभुता की प्राप्ति की इच्छा, धोखे के पीछे भागना, मतलब कि अपने मान सम्मान के पीछे भागना, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना, अपना प्रभुत्व बनाए रखना, ये केवल धोखे के पीछे भागना है, ये कुछ सच्चाई नहीं है दोस्तों। ये कवि की सोच है, ठीक है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आप लोग को, जो नहीं है उसे प्राप्त करने की इच्छा है, हर सुख के पीछे दुख छिपा रहता है, ठीक उसी प्रकार जैसे चांदनी रात के पीछे अमावस्या की अंधेरी रात छिपी रहती है। हे मेरे मन, जो अति मुश्किल सच्चाई है, वास्तविकता है, तू उसकी पूजा कर, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न कर। मतलब वो वर्तमान में जीने की बात कर रहे हैं, सच का जो है उसका सामना करने को कह रहे हैं, और हर दुख के समय सुख को याद करने के लिए मना करते हैं, इससे दुख हमारा दोगुना होगा, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। इसका और में था और एक क्वेश्चन कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं। छाया मत छूना कविता में, यहाँ पर ठूना हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए छाया मत छूना होगा, ठीक है। कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, तो देखिए मृग तृष्णा का शाब्दिक अर्थ है धोखा। मृग तृष्णा मतलब देखे होंगे ना कि दिखता है बहुत दूर से, जैसे पानी है वहाँ पर वहाँ पानी जाइएगा तो बालू ही बालू मिलेगा, ठीक है, जिसको भरम बोलते हैं, उसे कहते हैं मृग तृष्णा। जो न होकर भी होने का प्रकट करता है वही मृग तृष्णा है। जैसे मैंने आप लोग कहा कि अब दूर से यहाँ पर देखोगे तो पानी जैसा लगेगा, सामने जाओगे तो बालू दिखेगा, तो वही प्रकार का है कि ये दूर से जो न होकर भी होने का प्रकट करता है वही मृग तृष्णा है। कवि ने कविता में सुख संपदाओं की प्राप्ति से मानसिक सुख की प्राप्ति के लिए मृग तृष्णा शब्द का प्रयोग किया है, ठीक। किसी व्यक्ति के पास चाहे अपार भौतिक सुख हो, पर उन सब से मानसिक सुख और शांति की प्राप्ति हो जाना संभव नहीं होता, चाहे उसकी संपन्नता को देखकर लोग उसे सुखी मानते हो। मतलब क्या है, अगर आप धन दौलत वाले हो तो आप ये नहीं जरूरी नहीं कि आप सुखी ही होंगे, ठीक है। शांति की प्राप्ति हो जाना संभव नहीं है अगर आपके पास दौलत है, दौलत से शांति कमाया नहीं जाता है दोस्तों, शांति मन की होती है, ठीक है, धन की कभी नहीं होती है, ठीक। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को ऐसा क्यों कहा कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। मतलब देखिए कन्यादान कविता में माँ ने अपने चेहरे पर न रीझने की सलाह दी। सुंदर चेहरे की प्रशंसा सुनकर अक्सर महिलाएं खुश हो जाती है, ठीक है। जो लड़की यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे होंगे जानते होंगे कि उसके अगर कोई तारीफ कर दे तो लोग फूले ना समाती है, उसी प्रकार। और फिर वो हमेशा उस प्रशंसा की अपेक्षा करने लगते हैं और फिर वो चाहते हैं कि हाँ फिर से मेरा कोई प्रशंसा करे, इसलिए साज सवर कर सब लोग बाहर जाते हैं उस पर। और कोई अगर उस पर कर दे कि हाँ आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, तब तो मतलब फूले मन न समाते हैं वो लोग, और फिर वे हमेशा उस प्रशंसा की अपेक्षा करने लगती है। उस प्रशंसा की अपेक्षा में अपनी स्वतंत्रता खो देती है और जीवन भर के बंधन में बंद कर रह जाती है। इसीलिए कन्यादान कविता में बेटी की माँ ने अपनी बेटी से कहा कि अपने चेहरे पर मत रीझना, मतलब अपने चेहरे पर गुरूर मत करना, अपने चेहरे पर कभी घमंड मत करना, ठीक है। और एक सवाल है, मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व का वर्णन करें तो देख सकते हैं मन्नू भंडारी आज़ादी के बाद भारत की मुख्य लेखिकाओं में से एक थी। मन्नू भंडारी ने अपनी कहानी तथा उपन्यासों में समसामयिक समस्याओं को उठाने का प्रयास किया है। इन्होंने परंपराओं रूढ़ियों के प्रति विद्रोह के स्वर को मुखरित किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यंग्य, संवेदना तथा आक्रोश का सहारा लेकर, ठीक है, अपनी रचना में क्या हंसी का भी सहारा लिया है, दर्द का भी सहारा लिया और गुस्से का भी सहारा लिया है। समाज की विभिन्न समस्याओं को उजागर किया है, मतलब समाज में जो समस्याएं व्याप्त है उसको उजागर किया है, व्यंग्य का सहारा लेकर, गुस्से का सहारा लेकर, संवेदना का सहारा लेकर। इनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगति या विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई है, ठीक है। मतलब वही अपने जो समाज में जो बुराई थी उसको प्रकट किया है। तो वो एक जो आज़ादी के बाद काफ़ी मुख्य लेखिकाओं में से एक थी जो समाज के हर वर्ग को यहाँ पर उजागर करने का कोशिश किया था अपनी लेखन कला द्वारा, ठीक है। अथवा में और है कि बिस्मिल्लाह खान के व्यक्तित्व की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखे। तो देखिए बिस्मिल्लाह खान के व्यक्तित्व की निम्नलिखित बातें हमें प्रभावित करती है। क्या क्या? पहला, भारत रत्न की उपाधि मिलने के बाद भी उन्हें घमंड कभी नहीं आया। मतलब उन्हें भारत रत्न की उपाधि दोस्तों मिला था बिस्मिल्लाह खान को, पर उन्हें कभी भी इस बात का घमंड नहीं आया
और उनमें संगीत के प्रति सच्ची लगन तथा सच्चा प्रेम था। वे अपनी मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते थे। वे एक सीधे साधे तथा सच्चे इंसान थे। ईश्वर के प्रति उनके मन में अगाध भक्ति थी। मुस्लिम होने के बाद भी उन्हें हिंदू धर्म का सम्मान किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर उनकी ये विशेषता उन्हें अलग सबसे अलग खड़ा करती है। फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? तो देखिए, फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर संन्यास लेने समय यह शर्त रखी कि वो भारत आएंगे। भारत आकर उन्होंने हिंदी में क्या किया? बीए किया, इलाहाबाद से एमए किया, फिर प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध कर उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, इतना सब कुछ डिग्री हासिल किए थे। उन्हें ब्लू बर्ड तथा बाइबिल का हिंदी अनुवादन भी किया। क्या? ब्लू बर्ड और बाइबिल का हिंदी अनुवाद भी किया तथा अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स भी तैयार किया और हिंदी अंग्रेजी डिक्शनरी कोर्स भी तैयार किया। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कई प्रयास भी किए। उनका पूरा जीवन भारत तथा हिंदी भाषा पर समर्पित था। अतः हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग थे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर आप। ठीक, आगे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, क्या है? जॉर्ज पंचम की नाक पर लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? तो ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। मतलब जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए दोस्तों एक जिंदा इंसान का नाक काटा गया और इसके विरोध में अखबार भी उस दिन चुप रहे। यदि वे सच छाप देते तो क्या होता आज भारत का? मतलब क्या होता भारत का? तो पूरी दुनिया क्या कहती भारत पर? दुनिया के लोग जब जानते कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान आज भी अंग्रेजों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं। मतलब एक रानी के आने के लिए इतना सब कुछ होने लगा, समझ रहे हो आप लोग? अभी आप लोग देखते हो कि जहाँ पर प्रधानमंत्री जी आते हैं तो वहाँ पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है। क्या सच में इतना खर्चा लाजमी है? एक इतना महंगा टेंट बनाया जाता है दोस्तों। हाल ही में, मतलब अब हाल ही नहीं, 2 साल पहले जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी आए थे तो उनके आगमन के लिए वहाँ पर दोस्तों हेलीपैड तक बना दिया गया। सिर्फ एक दिन वहाँ पर प्रधानमंत्री जी आगमन किए और वहाँ पर हेलीपैड तैयार कर दिया गया। समझ रहे हो कितना खर्चा आया उसमें? और प्लस क्या हुआ, उसमें जो टेंट बनाया उसमें लाखों का खर्चा आया था एक दिन के लिए दोस्तों। एक दिन आगमन के लिए, एक दिन भी नहीं, 45 मिनट के लिए करोड़ों का खर्चा किया गया था। तो इतना नहीं खर्चा को लोग कम भी कर सकते थे, लेकिन लगता किसका है? जनता का पैसा है। आगे देखिए, अपने मोहल्ले में नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु सहायक विद्युत अभियंता को अनुरोध पत्र लिखिए। दोस्तों ये सब मैंने आप लोगों को पहले काफ़ी वीडियो में समझा दिया था। चलिए और नहीं लिखाता हूँ यहाँ पर सबसे पहले आप मेन हेडिंग देख लीजिए दोस्तों। ये मेन हेडिंग है, हेडिंग को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हर एक सेट में मैंने इसको एक्सप्लेन किया। ये मेन हेडिंग याद रखिएगा। जैसे सेवा में सहायक अभियंता बिजली विभाग धनबाद, या जो भी आपका एड्रेस दे दीजिएगा। सब विषय है बिजली आपूर्ति के लिए महोदय, और अपना यहाँ पर लिख दीजिएगा जो भी है आपका। देख लीजिए, आपका आभारी, अपना यहाँ पर नाम है लिख दीजिएगा, या फिर समस्त आपका गाँववासी का नाम जो भी है। नेक्स्ट में और में था यहाँ पर अपने दोस्त को परीक्षा में महिला छात्र परीक्षा में सफल होने पर बधाई पत्र लिखना था। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर मैंने पिछले बार थोड़ा खाली एडिट कर दिया, बस एड्रेस यहाँ पर वही है। मेन में है दोस्तों, ये बॉडी मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बाकी जो मेन जो पहले का है ये सेम ही रखा मैंने। ठीक है, इससे पहले वाला सेट 4 में तो उसी के अकॉर्डिंग इसको देख लो, आप लोग पढ़ लीजिए और इसको अपना समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर एक आप लोग को निबंध लिखने का है दोस्तों, यहाँ बिरसा मुंडा पर, तब लोग इसको लिख सकते हो। काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर मैंने लिखा है देखिए। तो इसको आप लोग छोटी सजाकर भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे भूमिका किया है, आदिवासियों के लिए भगवान थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा झारखंड के महान क्रांतिकारी और समाज सुधारक हुए। बिरसा मुंडा आदिवासियों के बहुत ही लोकप्रिय हैं। आदिवासियों ने भगवान बिरसा कहकर भी पुकारते, आप लोग जानते हैं। जीवन परिचय दिया है उनका कि कैसे क्या हुआ, सब लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये 5वां सेट है, और इसी के साथ दोस्तों एक विज्ञापन है। ठीक है, जिनके बाल खराब है तो हर्बल तेल लगाइए और बालों में मजबूती पाइए। देख लीजिए, क्या भी बालों की समस्या से परेशान तो आज ही लगाएं जस्मीन तेल और दे अपने बालों को जान। जो बनाए आपके बालों को काला, घना और लंबा। यह तेल बालों का झड़ना ही नहीं रोकता बल्कि नए बाल भी उगाता है। वाह, खुश हो गएंगे आप लोग ना। इसकी हर एक बूंद में है आम तेल के मुकाबले 3 गुना विटामिन ई। आज ही प्राप्त करें अपने नज़दीकी स्टोर से। टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और इस वीडियो को समाप्त करें। तो दोस्तों ये था आप लोग का सेट 5। इसी के साथ हम लोग का हिंदी का सेट 5 समाप्त होता है। सभी को शेयर कीजिए, बस हम एक ही चीज़ चाहते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चले। और हाँ, आप लोग भी बेल आइकन को प्रेस करना ना बोले ताकि कोई वीडियो आए तो आप लोग तक भी पहुँचे। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।